नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 जिलों के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान सीएम बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही बाढ़ राहत केंद्रों का जायजा भी ले रहे हैं। सीएम योगी के दौरे में बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल हैं। सीएम बहराइच और गोंडा का दौरा कर रहे हैं, जबकि बाकी 3 जिलों का दौरा अभी भी जारी है। अपने सर्वेक्षण के दौरान सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश में बाढ़ से लगातार हाल बेहाल हैं। कई गांवों के संपर्क शहरों से टूट गए हैं, मार्ग कट चुके हैं, जिसके बाद सीएम योगी लगातार बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और खुद ग्राउंड स्तर पर पीड़ितों से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल भी जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों मोदी सरकार में जगह पाने वाले यूपी के मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई थी, जिसको लेकर जनता टीवी ने केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत करी है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद है, जो अपने लखनऊ आज आए हुए हैं। मंत्री जी, अभी आपकी जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी, आपने पूरे प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के बाद जो यूपी का माहौल है, वो आपको क्या लगा? फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से भारी बहुमत भाजपा को मिलेगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद बड़े पैमाने पर मिल रहा है। जनता को जो सुविधाएं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही, उन सुविधाओं को लगातार मिलती रहें, वो सुविधाएं जारी रहें। इसलिए जनता का फैसला है बड़े पैमाने पर कि फिर से बीजेपी की सरकार बनाना है, क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपने पीरियड में कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका दावा कितना कारगर साबित होगा। 403 में 403 सीटें जीतने का दावा करने लगे हैं अखिलेश जी, तो इसको हम क्या कर सकते। अखिलेश जी के इस बयान से समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो खिल्ली उड़ा रहा है और आपस में हंसी मजाक कर रहा है, और उनके समझ में आ रहा है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री रहे, 403 में 400 सीटें जीतने का दावा पूरी तरह खोखला है, और 400 तो बड़ी दूर है, 40 पार कर जाएं, यही बड़ी बात है। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है अपनी लोकसभा का। एक गंगागंज रोड है, कई बार लोगों ने आपसे कहा, अभी भी लोग आपसे उम्मीद लगाएं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? रोड पास हो गई है, पहले वो PMGSY में थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में। उसका टेंडर हुआ, किसी ठेकेदार ने उसको बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए कि 5 साल तक रख रखाव करना था उसे, इसलिए अब उसको स्टेट में शामिल किया है और शीघ्र ही उस सड़क का निर्माण शुरू होगा। मैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य इसे मिल करके और कोई टाइम तय करके उसका शुरू कराने का काम करूँगा। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 में एक बार फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। तो वहीं लखनऊ में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उनके साथ में ACS आबकारी संजय भूसरेड्डी मौजूद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2017 से पहले किसानों की हालत काफी खराब थी और चीनी मिलों पर किसानों का धरना प्रदर्शन महीनों तक चलता था, लेकिन उनके गन्नों का भुगतान नहीं किया जाता था। लेकिन योगी सरकार ने किसानों के गन्नों का भुगतान किया है और प्रदेश में चीनी मिल लगवाने का काम भी किया गया। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में योगी सरकार के आते ही 35,443 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान किया गया, जिसके बाद पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। तो वहीं इस सत्र में 84% गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। उन्होंने इस दौरान किसानों को तोहफा देते हुए गन्ना मूल्य बढ़ाने की भी बात कही है। तो इस बार 4,289 लाख टन गन्ना पहुंचा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा तादाद में गन्ना पेराई के लिए पहुंचा है। बीजेपी सरकार में चीनी मिल की क्षमता में इजाफा हुआ है। इस तरह की तमाम बातें गन्ना मंत्री सुरेश राणा पत्रकारों के सामने रखते हुए नजर आए। योगी सरकार में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। यूपी के कई जिलों में सैकड़ों बच्चे रहस्यमय बुखार से तप रहे हैं। बुखार इतना बढ़ गया है कि सांसें सदमे में आ गई हैं। फिरोजाबाद में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। ये रहस्यमय बुखार लोगों का जान लेने का काम कर रहा है, जान लेने पर आमादा है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
फिरोजाबाद की इन तस्वीरों ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अस्पतालों में बुखार से बच्चे तप रहे हैं। मां अपने बच्चों की सेहत के लिए बार बार थर्मामीटर लगाकर बुखार कम होने का इंतजार कर रही है, लेकिन बुखार है कि बच्चों और लोगों की जान लेने पर आमादा है। बुखार की तपिश में बच्चों की जान जा रही है। अस्पताल मरीजों से भर चुका है। लोग इलाज के लिए अब जहां तहां भाग रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये बुखार आखिरकार है कैसा। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में इस वायरल बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। यहां लगभग 300 मरीजों को भर्ती किया गया। सारे मरीज इस रहस्यमय बुखार से तप रहे हैं और एक के बाद एक मरीजों की मौत भी हो रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक फिरोजाबाद में अब तक इस रहस्यमय बुखार से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के इस आंकड़े में सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में लगभग 300 से ज्यादा मरीजों को भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी से लड़ने के लिए लगातार जूझ रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बुखार को लेकर सख्ते में है। बीते दिन सीएम ने फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। सीएम ने बुखार की तपिश में तप रहे बच्चों से मुलाकात भी की। साथ ही अस्पताल प्रशासन को किसी भी स्थिति में बच्चों के इलाज में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ को स्थानांतरित कर दिया। 11 स्पेशलिस्ट आईसीएमआर डॉक्टरों की टीम फिरोजाबाद भेजी गई। डॉक्टरों की टीम ने पहुंचकर मरीजों के सैंपलों की जांच की। डॉक्टरों की जांच में बच्चों और बीमारों में कोविड के एक भी लक्षण नहीं मिले। हालांकि सीएम योगी के आदेश के मुताबिक भर्ती बच्चों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तो वहीं अस्पताल में बुखार का कहर ऐसा कि इलाज के लिए डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। बाहर से डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है। हालात इतने बेकाबू हैं कि अस्पताल के कोविड वार्ड को भी चिल्ड्रन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इस रहस्यमय बुखार का तांडव सिर्फ फिरोजाबाद में नहीं बल्कि यूपी के कई और जिलों में है। मथुरा में पिछले दिनों 11 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बीते दिन भी 2 और बच्चों की मौत से प्रशासन हरकत में आ गया है। तो वहीं मेरठ में भी वायरल बुखार की दस्तक हो रही है। बदलते मौसम और बारिश के बीच बीमारियों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। बुखार, खांसी, जुकाम और टाइफाइड जैसे लक्षणों वाले मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं। इस रहस्यमय बुखार की जद में यूपी के अन्य जिले भी हैं, जिनमें कासगंज, गोंडा, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, आगरा, आजमगढ़, सुल्तानपुर, बलिया सहित कई जिले शामिल हैं। हालांकि पिछले दिनों कई सारे निलंबन देखने को मिले, लापरवाही के चलते। उस लापरवाही के चलते जिस लापरवाही ने न जाने कितनी माओं की कोख उजाड़ दी। ये बुखार बच्चों की जिंदगी का दुश्मन बन गया है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इससे निजात कैसे मिले। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं देश में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वायरल और डेंगू बुखार लोगों की जान लेने पर आमादा है। इन बीमारियों के कारण अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 50। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने मामले में लापरवाही बरतने पर 3 चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वायरल और डेंगू बुखार से हो रही मौतों की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 11 सदस्यीय टीम फिरोजाबाद पहुंच चुकी है और बुखार के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ 18 सदस्यीय चिकित्सकीय टीम भी जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में अब तक भर्ती बच्चों की संख्या 380 के पार। तो वहीं अब तक होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा नवजात बच्चों से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं। हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि नवजात बच्चों से लेकर 18 साल तक के बच्चे। जनता टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये संभावित तीसरी लहर हो सकती है। तो वहीं आज राजधानी लखनऊ में जिला योजना समिति के सदस्यों के लिए मतदान चल रहा है। चल रहे मतदान का पूरा कार्यक्रम जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की
देखरेख में हुआ। दोपहर को 3 बजे तक मतदान के बाद मतगणना की जाएगी और विजयी प्रत्याशियों के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। तो वहीं जिला योजना समिति के चल रहे मतदान पर जनता टीवी ने सपा विधायक अम्बरीश पुष्कर से खास बातचीत करी है। देखिए। लखनऊ में आज जिला योजना समिति का चुनाव चल रहा है, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा के जो विधायक हैं, मोहनलालगंज विधानसभा से विधायक को मौजूद, हमसे जानेंगे कि किस तरीके से पूरा जो चुनाव है वो चल रहा है। विधायक जी, आज जिला योजना समिति का चुनाव चल रहा है, किस तरीके से पूरा चुनाव चल रहा है? देखिए, ये जिला योजना समिति का आज चुनाव है, जिसमें जिला पंचायत से निर्वाचित जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं उन्हीं में से चयन होता है। तो आज यहाँ 12 पदों का चुनाव होना है, जिसके लिए हमारे सभी समाजवादी पार्टी के समर्थित हर पदों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे समाजवादी पार्टी और उसके समर्थित आदमी जीत के आने वाले हैं। अगर बात की जाए कितने पद हैं इसके, और जो आपकी पार्टी के हैं, कितने लोगों ने नामांकन किया था और आज मतदान करने के लिए आए हैं? देखिए, इसमें जिला योजना समिति में जो जिला पंचायत से जाते हैं वो 12 पद हैं और हमारे पार्टी की तरफ से 11 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें कुछ लोग आज अस्वस्थ हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार तो सरकार द्वारा प्रशासन के दम पे बेईमानी किया गया था। अब की भी इसमें प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 400 सीटें जीतने का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, उस दावे को उनके ही पार्टी के लोग मजाक बना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जी को अभी खुद जमीनी असलियत नहीं पता है कि ज़मीन में क्या है। ज़मीन में भाजपा का कुछ बचा ही नहीं है। आज की डेट में कोई वर्ग भाजपा के साथ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम लोग 400 सीटें जीतेंगे। भाजपा वाले अब उनकी ज़मीन उखड़ जाएंगी। अब की संख्या इनकी दहाई में नहीं पहुंच रही है। ये तय है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 400 सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अभी से मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये आदरणीय हमारे सांसद जी को जान लें और पहचान लें। जमीन पे अब उनका कुछ नहीं बचा है। मोहनलालगंज विधानसभा में तो बिल्कुल कुछ नहीं बचा हुआ है उनका। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा विधायक अम्बरीश पुष्कर हैं, जो आज जिला योजना समिति के चुनाव को लेकर के यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। गोरखपुर में बाढ़ के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहर से लेकर देहात तक का इलाका पानी में लबालब डूबा हुआ है। सबसे ज्यादा राप्ती नदी ने कोहराम मचा रखा है, जिसकी वजह से गोरखपुर कौड़ीराम ब्लॉक के भरवलिया और बसवानपुर रिंग बांध टूट चुका है। ये मुख्य बांध नहीं है, लेकिन इसके टूटने से मुख्य बांध पर प्रेशर बनेगा। भरवलिया और बसवानपुर गांव के 20 परिवार इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। हालांकि जिला प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को कह दिया है। वहीं गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग NH 28 और गोरखपुर सोनौली नेपाल जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इसके चलते एहतियात के तौर पर वहां पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। लगातार बढ़ रहे नदियों के जलस्तर के खौफ से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। पूरा गांव या तो बांधों की शरण पर है या तो फिर पक्के मकान वाले अपनी छतों पर पनाह ले रहे हैं। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। जिले में 250 से ज्यादा गांव बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुभाष हमारे साथ में मौजूद हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? बांध में दरार आ गई है, ज्यादा से ज्यादा गांव प्रभावित इससे हो सकते हैं, मुख्य बांध पर प्रेशर बनेगा। महकमे की तरफ से क्या तैयारी है? आपको बता दें कि मार्ग इस समय से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहीं पे बगहा वीर बाबा मंदिर है। मंदिर के पास एक पुल बन रहा था। पुल के बगल में ही एक छोटा सा बांध था। वो बांध आज काफी बाढ़ के दबाव की वजह से वो बांध आज टूट गया, जिससे पूरी तरीके से सड़क से पानी आ गया। लगभग 1.5 से 2 फीट पानी आ गया, जिसकी वजह से आज गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरीके से आज बंद कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर से लखनऊ मार्ग में एक कोलिया के पास एक बांध में रिसाव हो रहा था, जिसकी वजह से दबाव ना हो, इसको लेकर भारी वाहनों का प्रवेश भी यहाँ पे भी बंद कर दिया गया और यहाँ से भारी प्रवेश वाहन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर से सोनौली जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ भी पूरी तरीके से सड़कों पे बाढ़ का पानी आ गया है। 1 से 1.5 फीट पानी वहाँ भी आ गया है और कई बांधों में रिसाव भी हो रहा है, जिसकी वजह से उस मार्ग को भी बड़ी वाहनों के लिए रोक दिया गया है और छोटी वाहन जा रही हैं, पैदल लोग जा रहे हैं, लेकिन बड़ी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। बिल्कुल,
एहतियात बढ़ता जा रहा है सुभाष, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि लोग जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जिला प्रशासन लगातार दौड़ भाग कर रही है, क्योंकि आपको बता दें गोरखपुर में लगभग, देखिए सरकारी आंकड़े में लगभग 1 दर्जन बांध जो है रिसाव पे है, लेकिन वैसे बता दें आपको ये बिना सरकारी आंकड़े के लगभग 2 दर्जन से ऊपर बंधे पूरी तरीके से रिसाव कर रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि 1988 जैसे हालात दोबारा न बन जाएं। बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद विकट परिस्थितियां हैं और ऐसे में महकमे की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, लोग डर के साए में हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक होगा देवभूमि का। देवभूमि का इस समय हॉट टॉपिक क्या है? हॉट टॉपिक है देवस्थानम बोर्ड, और इसी के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी थी। बड़ा फैसला लिया, बोर्ड की गठित समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने को स्वीकृत भी कर लिया। अब सरकार के इस कदम से तीर्थ पुरोहितों पर क्या असर पड़ेगा, उनका क्या रिएक्शन है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का क्रमिक अनशन जारी है। धाम में दिन भर रुक रुक कर होती बारिश और कोहरे के बीच आंदोलनकारियों ने रैली निकाली। बुधवार को तीर्थ पुरोहितों ने अनशन स्थल पर नारेबाजी करते हुए सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2 माह तक धरना देने के बाद 17 अगस्त से क्रमिक अनशन शुरू किया गया है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन ने सुध तक नहीं ली है। जब तक मांग पूर्ति नहीं होती आंदोलन चलता रहेगा। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित केदारनाथ में बीते 2 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज के लोग सरकार से नाराज चल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट आने तक देवस्थानम बोर्ड के कामकाज पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। एक तरफ तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ सरकार पुरोहितों के हक हकूक की बात कह रही है। देवस्थानम बोर्ड के मामले को देख रही उच्च अधिकारी प्राप्त समिति के प्रमुख मनोहर कांत ध्यानी को गुरुवार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कदम पर अपनी सहमति दी है। ध्यानी की अध्यक्षता में समिति का गठन जुलाई में 4 धाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम की देखरेख करने और इससे सकारात्मक संशोधन का सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकार देवस्थानम एक्ट पर पुनर्विचार के लिए गंभीर नहीं है और केवल औपचारिकता के लिए ही इस हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यदि वाकई में राज्य सरकार गंभीर होती तो इस हाई पावर कमेटी के गठन को लेकर इतना लंबा समय नहीं लिया जाता। और अब वैसे भी राज्य विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में केवल हाई पावर कमेटी का गठन एक औपचारिकता से ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब हम लोग सभी धामों के जो तीर्थ पुरोहित हैं और जो अलग अलग पंचायतें हैं, हम लोग सब आपस में वार्ता करेंगे और फिर उसके बाद हम यह डिसाइड करेंगे कि क्या हमें हाई पावर कमेटी के सामने अपने पक्ष को रखने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवस्थानम बोर्ड को किसी भी कीमत पर पुजारियों और हक हकूक धारियों के हितों पर आघात नहीं करने की बात कह रही है। मंदिरों और उसके आसपास के संसाधनों पर हक हकूक धारियों का पारंपरिक अधिकार की बात कही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड के संबंध में सभी संबंधित पक्षों से वार्ता कर इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति दे दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के इस फैसले से तीर्थ पुरोहितों पर क्या कोई असर पड़ने वाला है। अब सवाल ये भी है कि समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने से तीर्थ पुरोहितों पर क्या असर पड़ेगा और उनको क्या फायदा होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अरजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरजीत, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि
जिनके लिए ये निर्णय लिया गया है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है सरकार की तरफ से, वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं सीधे तौर पर। बिल्कुल पूजा, जब से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ है तभी से इसका विरोध भी लगातार जारी है। और अब अगर स्थलीय विरोध देखें तो सीधे तौर पर चारों धामों में लगातार जो पंडा पुरोहित समाज है वो चारधाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहा है। और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड के जो आगामी कार्य थे उन सभी पर रोक लगाते हुए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। और कमेटी के जो अध्यक्ष है मनोहर कांत यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, पूर्व सांसद है, उनको बीते रोज कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मुख्यमंत्री की तरफ से ही दिया गया है। और ये बात सामने आने के बाद से ही जो पंडा पुरोहित हक हकूकदारी हैं वो लगातार इसके विरोध में मुखर होकर सामने आ रहे हैं। हालांकि कोई औपचारिक ऐलान उनकी तरफ से भी नहीं किया गया है, लेकिन अंदर खाने इस बात का विरोध होने लगा है कि एक तरफ चारधाम देवस्थानम बोर्ड को खारिज करने, भंग करने की मांग उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन सरकार भंग ना करके जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है मनोहर कांत ध्यानी को, उनको और उच्चाधिकार देने का काम कर रही है। तो साफ है कि सरकार आने वाले चुनाव से पहले इस पूरे जो मुद्दा है उस पर टाल मटोल का रवैया अपना रही है, कैसे भी करके सरकार चुनाव में उतरना चाहती है। तो ऐसे में जो महापंचायत के प्रवक्ता हैं ब्रजेश सती, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी वो आपस में विचार कर रहे हैं कि सरकार का रवैया किस तरह का है और अगर सरकार की तरफ से कोई वार्ता का न्योता आता है तो वो इसमें शामिल होंगे या नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो मनोहर लाल ध्यानी को लेकर के लगातार इस तरीके की बातें सामने आती रही कि वो सरकार के मंत्री हैं, सरकार के पक्ष में बोलेंगे, हम उनसे सहमत नहीं है, फिर भी सरकार ने ये फैसला लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है। भाजपा ने कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये परिवर्तन रैली नहीं बल्कि कांग्रेस के गुटों की रैली है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो सत्ता परिवर्तन का सपना ही छोड़ दें। ये कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली नहीं, कांग्रेस की गुटों की रैली है। दूसरा, कांग्रेस को मैं सलाह देना चाहता हूं कि सत्ता परिवर्तन का सपना तो वो छोड़ दें, लेकिन वो पार्टी में परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन की कोई रैली, परिवर्तन लाने के लिए कुछ काम करें। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिनमें पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे। हंसी आती है कि एक 13 जिलों का प्रदेश, उसमें 5 प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी कांग्रेस थकी हुई कांग्रेस, हारी हुई कांग्रेस, निराश। तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने वाली भाजपा 2022 विधानसभा चुनावों में इसको दोहराने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए संगठन ने इंटरनल सर्वे कराने के साथ ही मौजूदा विधायकों की परफॉर्मेंस को भी खंगालना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का साफ तौर पर कहना कि आगामी चुनावों में परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट मिलेंगे। हमारे सारे विधायक पूरे समय अपने क्षेत्र में रहे, जनता के बीच में रहे और जनता के विश्वास पात्र बने। अब जब टिकट की बात आती है तो टिकट बंटवारे में कई चीजें होती हैं। केंद्रीय नेतृत्व तो सारी चीज को देखता है, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे सक्रियता हो, चाहे अन्य प्रकार के, तो उसके आधार पर वो तय करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने राज्य में सारे विधायक बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से और ज्यादा मेहनत उन्हें करने की जहाँ आवश्यकता होती है वो करते हैं। तो क्या इसमें इंटरनल सर्वे भी पार्टी के रहते हैं? वो सब चलता है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो सब पार्टी अपने स्तर पर करती है।